हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं, जो कि है रेडिएशन। तो इस चैप्टर में जो शुरुआत में हमने जो बेसिक का वीडियो लिया था, उसमें हमने रेडिएशन की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था। तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी कि रेडिएशन इज़ नथिंग बट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। ओके, तो रेडिएशन कुछ और न होते हुए एक तरीका है जिससे हीट एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो और उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि वहाँ पे किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसे ही हमने रेडिएशन कहा था। तो रेडिएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड इन अब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। तो क्या होता है रेडिएशन? मतलब रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें, या फिर एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसमें कि हीट फ्लो होती है हॉट एंड से कोल्ड एंड तक, ओके, इन अब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। इसमें किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो हम बेसिकली एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि फिनोमिना है। जो फिनोमिना आपको तब देखने को मिलेगा जब इंटरेक्शन होता है थर्मल रेडिएशन का मैटर के साथ। ओके, तो जब मैटर के साथ रेडिएशन इंटरेक्ट होते हैं, थर्मल रेडिएशन इंटरेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ये तीन फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ओके, whenever thermal radiation fall on the surface of an object, some part of heat energy is reflected, some part is absorbed and the remaining part is transmitted। तो क्या होता है जब थर्मल रेडिएशन फॉल होते हैं या इंसिडेंट होते हैं किसी सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होता है, कुछ हिस्सा जो भी थर्मल रेडिएशन में जो भी हीट एनर्जी है आपके, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ओके, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। समझ लीजिए कि ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे रेडिएशन, ओके, लेट मी चेंज द कलर। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे रेडिएशन इंसिडेंस हुए। ओके, तो ये ये जो रेडिएशन जब इंसिडेंट हुए, तो इस ऑब्जेक्ट ने कुछ हिस्सा इस रेडिएशन का, इस एनर्जी का, इसकी एनर्जी समझ लीजिए आप बोलते हैं कि Q है एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है वो है Q। इस रेडिएशन में समझ लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। तो इसमें से कुछ एनर्जी को आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए इसने A इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, अब क्या होगा, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होगी। ओके, कुछ एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होगी। तो समझ लीजिए AR जो है, सॉरी AR नहीं, ओके, ये है QA अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर ली, और QR इतनी एनर्जी हो गई रिफ्लेक्ट, QR इतनी एनर्जी हो गई रिफ्लेक्ट। और बाकी की जो एनर्जी है वो आपके ऑब्जेक्ट से आर पार चली गई। ओके, बाकी की एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट से आर पार चली गई, तो इसे हम बोलेंगे वो एनर्जी जो कि ट्रांसमिट हुई हमारे ऑब्जेक्ट से, इसे हम QT से इंडिकेट करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं आप कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ब्लैक वाला। ओके, यहाँ पे रेडिएशन, यहाँ पे आपके हीट रेडिएशन फॉल हुए जिसमें एनर्जी थी Q इतनी। तो क्या हुआ, आपके ऑब्जेक्ट ने QA इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ओके, QR इतनी रिफ्लेक्ट कर ली और QT इतनी ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट मतलब आपके ऑब्जेक्ट से वो आर पार हो गई। ओके, ये एनर्जी आपका ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ओके, सो जो भी हीट एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हुई वो तीन पार्ट में बढ़ गई। ओके, तो यही दिया हुआ है यहाँ पे कि समझ लीजिए Q इतनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी इंसिडेंट हुई आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके, के सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें से QA इतनी आपके ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की, QR इतनी आपके ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और QT इतनी एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट ने ट्रांसमिट की। ओके,
तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी आसान है कि ये सारी एनर्जीज जो है क्यू आर, क्यू ए और क्यू टी, इन तीनों एनर्जी को जब आप मिलाएंगे तब आपको वो टोटल एनर्जी मिलेगी जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी। ओके, तो इसीलिए हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, सिंपल एडिशन है कि जो भी हीट रेडिएशन Q इज इक्वल्स टू आएगा, हमारा इक्वेशन आएगा Q इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। इसका मतलब हुआ कि जो भी हीट रेडिएशन Q अमाउंट ऑफ रेडिएशन या एनर्जी हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हुई, उसमें से क्यू ए इतनी ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की, क्यू आर इतनी रिफ्लेक्ट की और क्यू टी इतनी ट्रांसमिट की। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे इस ऊपर की इक्वेशन को डिवाइड करेंगे Q से। तो Q से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, हमारी जो LHS है वहाँ पे Q बाई क्यू आएगा 1। ओके, और अब हमारा जो Q है ये डिवाइड हो जाएगा इन तीनों टर्म के बीच में इक्वली, तो यहाँ पे आएगा Q बाय ए अपॉन Q, क्यू आर बाई क्यू और क्यू टी बाय क्यू। तो अब हम क्यू ए बाय क्यू के जगह लिखेंगे A, क्यू आर बाय क्यू के जगह लिखेंगे R और क्यू टी बाय क्यू के जगह लिखेंगे T। ओके, अब यहाँ पे A R T क्या है ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और इन सब की अगर हम इन सब को मिलाएं तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 1। ओके, A R और T क्या है, A R और T ये हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे A है यहाँ पर क्यू ए बाई क्यू, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, इसकी डेफिनेशन भी हम आगे देखेंगे अच्छे से। तो क्यू ए है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। ओके, आर है यहाँ पर, आज आर इज इक्वल्स टू है क्यू आर बाई क्यू, इसका मतलब होता है ये है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको आर की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट की। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब T इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू। अगर आपको T की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसमिट की। ओके, तो आप इन फार्मूले से A, R और T के जो भी फार्मूले हैं यहाँ पर, इनसे इनकी डेफिनेशन बना सकते हो। तो सबसे पहले A की अगर डेफिनेशन हम बनाना चाहे तो हम क्या बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो रेशो है किसका, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन फॉल ऑन इट। ओके, देखिए इसी तरीके से आप R की भी डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की डेफिनेशन बना सकते हैं, वही हमें आगे दी हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। तो क्या है, इसे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्सॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्सॉर्प्टिविटी। तो क्या है डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ रेशो। ओके, ये रेशो है किस का, यहाँ पे Q है क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ओके, टू द, और किसका रेशो है, टू द, ये है हो गई टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट। टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट, ओके, इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसे ही हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म है हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। तो ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ रेशो, ये रेशो है किसका, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट, ओके, इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो काहे का रेशो है ये, रिफ्लेक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्ट बाय योर बॉडी टू द what total amount of energy heat radiation incident on the body. Next, अब देखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की डेफिनेशन, सेम, इसे हम ट्रांसमिटेंस भी कहते हैं। ओके, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी, ओके, टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, इन डेफिनेशन को आप थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी टू द टोटल रेडिएशन या टोटल एनर्जी इंसिडेंट
इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ऑलरेडी हम फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इन तीनों फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये रेशो है, तीनों फार्मूले तो ये रेशो है। ऊपर की टर्म इंडिकेट करती है एब्जॉर्ब एनर्जी को, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एनर्जी को, यहाँ पे ट्रांसमिटेड हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को। ओके, नीचे की जो टर्म है वो भी हीट एनर्जी को इंडिकेट करती है। तो एनर्जी बाय एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो होने के कारण ये जो तीनों है ART, ये सारे के सारे प्योर नंबर है और इनका कोई भी यूनिट नहीं है। ये एक तरीके से कह सकते हैं आप कि एब्सॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, ओके, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। बस यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंस ऑल द थ्री क्वांटिटीज ART आर द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जीज, ओके, दे आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। ओके, अब हमें हमारा इक्वेशन फिर से एक बार याद करना है। हमारा इक्वेशन है, ओके, लेट मी यूज़ ब्लू, ओके, लेट मी यूज़ रेड कलर। तो हमारा इक्वेशन आया था A प्लस R प्लस T इज इक्वल्स टू 1। ओके, A है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इन तीनों को वो हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब देखते हैं केस 1। हमें 4 कुछ स्पेशल केसेस देखनी है मटेरियल्स से रिलेटेड। अब देखिए, इफ़ R इक्वल्स टू 0, अगर आपकी R की वैल्यू यहाँ पे है 0, R की जो वैल्यू है, ओके, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे जो R की वैल्यू है ये समझ लीजिए 0 है। ओके, और A की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। ओके, A की वैल्यू 0 है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 है, R की वैल्यू 0 है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है। मतलब ना कि आपके बॉडी ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, ना ही रिफ्लेक्ट की। तो अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ अगर 0 है तो T की जो वैल्यू है वो आएगी 1, T की जो वैल्यू है वो आएगी 1, तो T की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी एनर्जी आपके हीट एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हुई है, क्यों इतनी इंसिडेंट हुई है समझ लीजिए, तो ये सारी की सारी एनर्जी आपके बॉडी से ट्रांसमिट हो जाएगी, इसे हम QT कहेंगे। तो Q इज इक्वल्स टू QT। ओके, तो सारी की सारी एनर्जी आपके बॉडी से ट्रांसमिट हो गई, तो आपका जो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ओके, या जो भी मटेरियल हो गया वो यहाँ पे हो गया परफेक्ट ट्रांसमीटर। उसे हम बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर। क्योंकि परफेक्ट ट्रांसमीटर क्यों? क्योंकि जितनी भी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हुई वो सारी की सारी उससे ट्रांसमिट हो गई, उसके आर पार चली गई। ओके, तो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू द रेडिएशन, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, जितनी भी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है सारी की सारी इसके आर पार जा रही है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके, a substance through which heat radiation can pass is known as diathermanous substance. Okay, तो ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस से सारी की सारी हीट रेडिएशन जो भी उसके ऊपर फॉल हुई है वो सारी की सारी हीट रेडिएशन अगर उस ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाती है या फिर उससे पास हो जाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायथर्मनस सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं हम डायथर्मनस सब्सटेंस। ओके, और डायथर्मनस सब्सटेंस के लिए सबसे पहली तो कंडीशन यही है कि यहाँ पे जो T की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहती है। ओके, जो T की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहती है। ओके, डायथर्मनस सब्सटेंस इज नाइदर अ गुड एब्जॉर्बर नॉट अ गुड रिफ्लेक्टर। जो डायथर्मनस सब्सटेंस होते हैं ना ही वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं और ना ही अच्छे रिफ्लेक्टर। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है डायथर्मनस सब्सटेंस के, जैसे कि ग्लास, ओके, ग्लास ट्रांसपेरेंट, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है डायथर्मनस सब्सटेंस के। ओके, तो जो भी रेडिएशन इनके ऊपर फॉल होते हैं,
ओके, मोस्टली वो सारे रेडिएशन इन सब्सटेंस के आर पार निकल जाते हैं. ओके, तो दिस मटेरियल आर ट्रांसपेरेंट टू दोज सम काइंड ऑफ रेडिएशन. ओके, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट. आप बोलेंगे कि सॉल्ट तो हमें दिखता है, वो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना. एक्चुअली वैसा नहीं है. अगर आप सॉल्ट के क्रिस्टल देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स एकदम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट केस है हमारी, जिस केस में t की वैल्यू हमने ली है 0. तो अगर t की वैल्यू अगर 0 है तो आपका जो इक्वेशन है वो बनेगा a प्लस आर इक्वल्स टू 1. अब आप इससे इंटरप्रिटेशन ये लगा सकते हो कि आपके ऑब्जेक्ट ने कोई भी हीट रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं की है, उसने कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब किया है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट किया है. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंस विच डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन इज सेड टू बी ओपेक टू रेडिएशन. तो ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस से आपके जो भी हीट रेडिएशन है वो ट्रांसमिट नहीं होते, ओके, ऐसे सब्सटेंस को या फिर ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ओपेक मटेरियल. ओके, या फिर ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि वो मटेरियल ओपेक है रेडिएशंस के लिए. ओके, सब्सटेंस विच डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम आर नोन एज एथरमनस सब्सटेंस. तो ऐसे सब्सटेंस जो सब्सटेंस हीट रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करते, जो भी उनके ऊपर फॉल हो रही है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एथरमनस सब्सटेंस. ओके, तो एथरमनस सब्सटेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, टी की वैल्यू 0 होती है. अगर टी की वैल्यू 0 नहीं है तो आपका सब्सटेंस डाएथरमनस है. ओके, तो इसके एग्जाम्पल है वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, मॉइस्ट एयर, बेंजीन. ओके, मॉइस्ट एयर का मतलब हो गया जो भी धुंध पड़ती है सुबह, या फिर जिसे हम मराठी में धुका कहते हैं, इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता. ओके, तो वहाँ पे रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होते, इसीलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता. सो मॉइस्ट एयर इज काइंड ऑफ एथरमनस सब्सटेंस. ओके, वाटर इज ऑल्सो एथरमनस सब्सटेंस, क्योंकि वाटर हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. अगर वाटर हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता तो वाटर गर्म नहीं होता. ओके, तो जब भी आप क्या करते हो, वाटर को आप वाटर लेते हो एक किसी कंटेनर में, ओके, और उसे आप हीट करते हो. जब भी आप उसे हीट करते हो मतलब आप उसे हीट रेडिएशन प्रोवाइड करते हो. अगर आपका वाटर वहाँ पे डायथर्मनस होता तो वो क्या करता, ये जितनी भी एनर्जी आप ये हीट करके इसे दे रहे हो, ये सारी की सारी उससे बाहर निकल जाती. अगर वो उससे बाहर निकल जाए तो वाटर गर्म होता क्या? नहीं, वो गर्म नहीं होता. ओके, तो वो गर्म होता है, इसका मतलब वो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ना कि ट्रांसमिट. ओके, अब केस 3 देखते हैं. अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है केस 3 में कि हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इस R को लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, उसकी वैल्यू है 0. A की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है 0. तो इसका मतलब हुआ अगर A की वैल्यू है 0, ओके, T की वैल्यू है 0, ओके, T की वैल्यू अगर 0 है तो R की वैल्यू हो गई 1. तो R की वैल्यू 1 होगी. इसका मतलब जितनी भी हीट रेडिएशन आपके मटेरियल के ऊपर फॉल हो रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है. तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर. ए गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एब्जॉर्बर, ओके, और पुअर ट्रांसमीटर. तो जो गुड रिफ्लेक्टर मटेरियल होते हैं वो होते हैं पुअर एब्जॉर्बर, ओके, मीन्स वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हीट रेडिएशन को, और वो होते हैं पुअर ट्रांसमीटर, मतलब वो ना ही उसे ट्रांसमिट कर पाते हैं. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में यहाँ पे लिया हुआ है R की वैल्यू 0, मतलब रिफ्लेक्टेंस की जो वैल्यू है वो है 0. ओके, T की वैल्यू यहाँ पे 0 है. T की वैल्यू 0 मीन्स आप कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटेंस की वैल्यू है 0. मतलब आपकी बॉडी ना ही हीट को रिफ्लेक्ट कर रही है, ना ही उसको ट्रांसमिट कर रही है. इसका मतलब आपका जो भी इक्वेशन है A = A + R + T = 1, उसके हिसाब से A की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि R और T की वैल्यू तो 0 है. तो A की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी रेडिएशन एनर्जी या फिर इंसिडेंट एनर्जी फॉल हो रही है,
जो भी इंसिडेंट एनर्जी आ रही है या फिर जो भी थर्मल एनर्जी आपके मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वो सारी की सारी एनर्जी आपका मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है। और ऐसा मटेरियल जो उसके ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। ओके, दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसी बॉडी जो सारा का सारा इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, उसके ऊपर फॉल होने वाला, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पर? ए बॉडी विच एब्जॉर्ब एंटायर रेडिएट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज आइडियल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो उसके ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके, जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ऐसी बॉडी को हम आइडियल या परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एक ही वैल्यू एब्सॉर्प्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टेंस की एब्जॉर्प्शन है, उसकी वैल्यू होती है 1। ओके, अब यहाँ पर any surface that absorb all the energy incident on it and does not reflect any energy therefore appear black। अब हम हमारी अपनी इस बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं या परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं? तो क्या होता है, ऐसा हर कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ठीक है, और वो मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल उसके ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही ट्रांसमिट कर रहा है। तो ऐसा मटेरियल हमेशा आपको ब्लैक कलर का ही दिखेगा। ऐसा मटेरियल आपको हमेशा ब्लैक कलर का ही दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लैक बॉडी ये टर्म को यूज़ किया है। ओके, अगर ए की वैल्यू 1 है तो मतलब आपका जो मटेरियल है वो ब्लैक अपीयर होगा आपको। अब यहाँ पे एक कंडीशन भी दी हुई है कि अनलेस इट्स टेम्परेचर इज़ वेरी हाई टू सेल्फ ल्यूमिनस। लेकिन ब्लैक बॉडी में एक और चीज़ है कि अगर ब्लैक बॉडी का आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे तो वो खुद होके रेडिएशन इमिट करेगी। ओके, इन दिस केस दैट ब्लैक बॉडीज एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो अगर आप ब्लैक बॉडी को बहुत ज़्यादा हिट करोगे तो आपकी ब्लैक बॉडी किसी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगी। ओके, वो सेल्फ ल्यूमिनियस रहेगी, मतलब खुद चमकेगी। ओके, तो उस केस में वो आपको ब्लैक दिखाई नहीं देगी। ओके, परफेक्टली ब्लैक दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब वो सारी उस पे ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो उस टाइम वो आपको ब्लैक ही दिखाई देगी। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है लैम्प ब्लैक। अब लैम्प ब्लैक मीन्स क्या होता है? लैम्प ब्लैक मीन्स आप अपने घर में अगर दिया लगाते होंगे तो दिया जब जलता है तो उसके ऊपर का जो ब्लैक मटेरियल जो बनता है वहाँ पर, जिसे कभी कभी लोग काजल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उस रंग को हम लैम्प ब्लैक कहते हैं। लैम्प आपको पता है, लैम्प मीन्स दिया, और ब्लैक मतलब लैम्प से निकले वाला जो ब्लैक मटेरियल है। ओके, उसे हम उस कालिक को हम लैम्प ब्लैक कहते हैं। ओके, प्लैटिनम ब्लैक एक लैब में बना हुआ मटेरियल है। ओके, और ये दोनों मटेरियल लगभग 97% हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उसके ऊपर पड़ने वाली। ओके, तो और 2% को वो रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं। ओके, रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो मटेरियल है लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक, ओके, तो ये दोनों मटेरियल लगभग परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट दे एब्जॉर्ब अबाउट 97% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हिट। दैट्स वाई दिस मटेरियल आर रिजेंबल। ओके, ये मटेरियल लगते हैं जैसे कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरीज ब्लैक बॉडी। इसकी डायग्राम आपको पूछेंगे एग्ज़ाम में, तो 2 मार्क के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पूछ सकते हैं, तो हम डिटेल में देखेंगे इसको। तो फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने इस ब्लैक बॉडी को बनाया था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, डायग्राम की तरफ हम कंस्ट्रक्शन के साथ ही आएंगे।
ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर हैविंग अ टाइनी होल और अपर्चर थ्रू विच रेडिएंट एनर्जी कैन एंटर। तो क्या है हमारे इस ब्लैक बॉडी में, परफेक्टली ब्लैक बॉडी में क्या है, यहाँ पे डबल वॉल्ड एक स्पीयर है। ये आप देख सकते हैं, ये एक आउटर वॉल हो गई इधर की, ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वॉल है यहाँ पर, ये वॉल है आउटर वॉल, ओके, और ये जो वॉल है यहाँ पे, ये हो गई इनर वॉल। और आप साथ में यहाँ पे एक छोटा सा छेद भी है, ओके, या फिर हम इसे अपर्चर कहेंगे। अपर्चर मीन्स स्मॉल ओपनिंग। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हीट रेडिएशन या इंसिडेंट, जो भी हीट रेडिएशन है आपके, ओके, वो इंसिडेंट होते हैं या फिर अंदर की तरफ आते हैं इस ब्लैक बॉडी के। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन में कि आपकी ब्लैक बॉडी दूसरा कुछ ना होते हुए एक डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर है। ओके, दैट्स ये स्पीयर एक हॉलो स्पीयर है। ओके, और डबल वॉल, इसमें दो वॉल्स है, ये एक इनर और एक आउटर वॉल, और यहाँ पे एक अपर्चर जहाँ से आपकी हीट रेडिएशन अंदर आएंगे। द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्पीयर इज सिल्वर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी ये जो स्पेस है यहाँ पर आप ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो आपको स्पेस दिख रही है यहाँ पे, ये वाली स्पेस, तो ये खाली स्पेस है। ये जो स्पेस है यहाँ पर दो वॉल के बीच की, दैट स्पेस इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मीन्स वहाँ पे हवा वगैरह कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हवा रही तो क्या होगा कि बाहर से आने वाले रेडिएशन इस बाहर के वॉल को गर्म करेंगे। ओके, ये वॉल गर्म हुई तो क्या होगा, तो ये हो गया तो क्या होगा इसके बाद, ये जो वॉल है आपकी बाहर की, तो ये जो वॉल है आपकी बाहर की, ये क्या करेगी, अंदर में इसके जो हवा है, अगर यहाँ पे हवा है तो यहाँ पर एयर के पार्टिकल है तो वो उसको गर्म करेंगे। तो वो गर्म हुए तो क्या हुआ, वो जो गर्म हुए पार्टिकल है वो अंदर की वॉल को गर्म करेंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ पे कन्वेक्शन होगा। ओके, तो एयर के मॉलिक्यूल इस रीजन में, अगर यहाँ पे आपने हवा भरी है तो क्या होगा, इस रीजन में हवा भरने से अगर बाहर का स्पीयर अगर गर्म होता है, आउटर वॉल अगर गर्म होती है, तो उसके कारण कन्वेक्शन के कारण इनर वॉल भी गर्म होगी। इसीलिए हमने ये जो बीच वाली जो स्पेस है यहाँ पे हमने एयर या किसी भी तरीके का कोई भी मटेरियल मीडियम वहाँ पे नहीं रखा है। ये पूरी की पूरी स्पेस एम्प्टी है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम बनी हुई है। ओके, तो ये पूरी स्पेस इवैक्यूएटेड है या फिर यहाँ पे वैक्यूम है दो वॉल के बीच की। ओके, और जो आउटर का जो सरफेस है वो सिल्वर पॉलिश्ड है। आपका आउटर जो सरफेस है वो कैसा है, दैट सरफेस इज सिल्वर पॉलिश। ओके, सिल्वर पॉलिश क्यों, सिल्वर पॉलिश क्यों है वो सरफेस, क्योंकि सिल्वर पॉलिश होने से क्या होगा कि अगर बाहर से कोई इंसिडेंट रेडिएशन आता है तो ये सरफेस सिल्वर होने के कारण क्या होगा, ये जो रेडिएशन है बाहर से इंसिडेंट वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो वो अंदर की तरफ एंटर नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने जो आउटर सरफेस है हमारे फेरी ब्लैक बॉडी का, उससे हमने सिल्वर रंग से कोट किया है। ओके, जो आउटर वॉल है। नेक्स्ट पॉइंट, द इनर सरफेस ऑफ द स्पीयर इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। और जो अंदर का जो हिस्सा है आपके स्पीयर का, ये वाला हिस्सा, ये जो भी हिस्सा है यहाँ का, ये सारा का सारा ये जो भी हिस्सा है, ओके, लेट मी ड्रॉ फॉर यू, ये जो भी हिस्सा है इस हिस्से को हमने लैम्प ब्लैक से कोट किया है। ओके, तो लैम्प ब्लैक आपको पता है, लैम्प ब्लैक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लैम्प ब्लैक उसके ऊपर फॉल होने वाले लगभग 97 to 98% जो भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो ये जो अंदर का हिस्सा है इसको हमने पूरी तरीके से लैम्प ब्लैक से कोट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्पीयर अपोजिट टू द अपर्चर। अगर आप अपर्चर के अपोजिट देखोगे तो यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन है। कोनिकल प्रोजेक्शन मीन्स इट लुक लाइक अ कोन। ये जो है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये कोन की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हम कोनिकल प्रोजेक्शन कहेंगे। ओके, एक तरीके से बाहर भी आया हुआ है तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसे हम कोनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसकी पोजीशन बिल्कुल अपोजिट होती है हमारे इस अपर्चर के। ओके, तो इसका काम क्या है वो देखेंगे हम। रोल ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन इन पीबीबी। पीबीबी मीन्स परफेक्टली ब्लैक बॉडी। द प्रोजेक्शन ensure that the ray travel along the axis of aperture is not incident normally on the surface, okay, and it therefore not reflect back along the same path.
तो कोनिकल प्रोजेक्शन का काम क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन का मेन काम यही है कि अगर आपका इंसिडेंट रेडिएशन नॉर्मली अगर इंसिडेंट होता है, समझ लीजिए यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं है और आपके इंसिडेंट रेडिएशन नॉर्मली इस वॉल के ऊपर इंसिडेंट हुए, तो क्या होगा? ये जो आपके इंसिडेंट रेडिएशन है वो यहाँ से जिस नॉर्मली अगर इंसिडेंट हुए हैं तो यहाँ से नॉर्मली वापस निकल जाएंगे। ओके, तो जिस लाइन से वो इंसिडेंट हुआ है उसी लाइन से वो बाहर निकल जाएंगे। सो देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर कोई भी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नहीं होगा। तो कोनिकल प्रोजेक्शन का काम क्या है वहाँ पर? ओके, तो कोनिकल प्रोजेक्शन का काम क्या है? कोनिकल का प्रोजेक्शन का काम यही है कि वो इस तरीके से आने वाली जो भी हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, उससे वो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं होने देता। ओके, और उससे वो रिफ्लेक्ट करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आपके रेडिएशन नहीं आ रहे। ओके, तो रेडिएशन देखिए आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ से आए और इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो गए। ओके, ये इस तरफ से वापस नहीं गए, वापस गए होते तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होता। तो यही काम है कोनिकल प्रोजेक्शन का कि वो आने वाले नॉर्मल रेडिएशन को फिर से उसी दिशा में बाहर जाने नहीं देता। ओके, तो ड्यू टू विच उसके कारण क्या होता है? हमारे जो रेडिएशन एंटर होते हैं हमारे स्मॉल होल से, ओके, हैज़ अ निग्लिजिबल चांस टू एस्केप बैक थ्रू द स्मॉल होल। तो जो भी हमारे रेडिएशन यहाँ पे अंदर इंसिडेंट इस एपरेचर से आते हैं, तो इसके कारण, इस कोनिकल प्रोजेक्शन के कारण बहुत ही निग्लिजिबल चांस होता है कि वो रेडिएशन इस होल से फिर से बाहर निकल जाए। तो ये हो गया रोल हमारे कोनिकल प्रोजेक्शन का परफेक्टली ब्लैक बॉडी में। अब देखेंगे हम वर्किंग। तो वर्किंग में क्या है? सबसे पहले हीट रेडिएशन एंटर द स्फीयर थ्रू द एपरेचर, सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब इनसाइड। तो क्या होता है? हमारे जो भी इंसिडेंट रेडिएशन इस छोटे से एपरेचर से अंदर की तरफ आते हैं हमारी ब्लैक बॉडी के अंदर, ओके, वो क्या होते हैं? वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उनका। ओके, उनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे आए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए, फिर यहाँ गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो कहीं और जाएंगे, लेकिन वो अंदर के अंदर ही घूमते रहेंगे। ओके, तो इन मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? हमारा जो भी बाहर से आने वाले इंसिडेंट रेडिएशन है वो पूरी तरीके से अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं देखेंगे। With every reflection, 98% of heat absorbed by the perfectly black body. Okay. In several reflection, almost all the heat radiation absorbed by the perfectly black body. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता है कि अंदर की तरफ पूरा लैम्प ब्लैक लगा हुआ है। तो समझ लीजिए यहाँ पे ओके, लेट मी जूम इट लिटिल बिट। ओके, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसे। तो देखिए ये हमारे इंसिडेंट रेडिएशन आए, इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी लैम्प ब्लैक लगा हुआ, तो यहाँ पे लगभग 98 to 97% एब्जॉर्ब हो जाएगी। हमारे हीट रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बचेंगे 2% जो है वो आगे की तरफ निकलेंगे। अब इन 2% को हम 100% कंसिडर करेंगे तो ये 100% इस 100% से कम है। ओके, तो सबसे पहले 100% रेडिएशन आए, ओके, उनमें से 98% एब्जॉर्ब हुए। अब जो भी बचा है उसे हम बचा कितना है? 2% बचा है। अब उसे हम 100% कंसिडर करेंगे। ओके, और हीट इस 100% में से 98% यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। ओके, अब और हीट रेडिएशन और कम हो जाएगी और 2% रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ये जो 2% रिफ्लेक्ट हुआ, ओके, ये इससे भी कम है। ओके, इसमें से यहाँ पे जाके 98% एब्जॉर्ब होंगे, 2% रिफ्लेक्ट होंगे। तो ऐसे करते 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 मल्टीपल रिफ्लेक्शन में आपकी पूरी की पूरी जितनी भी रेडिएशन अंदर की तरफ आ रहे हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हियर हीट रेडिएशन एंटर थ्रू द एपरेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी कैन नॉट एस्केप आउट। ओके, दैट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब इनसाइड। तो अब आप इस बॉडी को ध्यान से देखिए। तो हमारा जो भी यहाँ पे एपरेचर है, जो भी हमारा एपरेचर है, इसके अंदर से आने वाले, इसके अंदर आने वाले जितने भी रेडिएशन है वो सारे के सारे अंदर की तरफ पूरी की तरह एब्जॉर्ब हो रहे हैं। मुझे बताइए कि वो इस एपरेचर से बाहर जा रहे हैं
नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं मतलब आपका जो एपरेचर है यहाँ पर, ये एपरेचर इसके ऊपर फॉल होने वाली जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरी की पूरी बॉडी तो नहीं, सिर्फ ये एपरेचर, ये रीजन, ये जो एपरेचर है ये रीजन यहाँ पे काम कर रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जैसा। ओके, तो बस यही दिया हुआ है यहाँ पे कि दस द एपरेचर बिहेव्स लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यहाँ पे आपका जो एपरेचर है वो बिहेव करता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जैसा। तो ये हो गया फेरीज ब्लैक बॉडी के बारे में। हमने उसकी डायग्राम देखी, उसका कंस्ट्रक्शन देखा, उसका वर्किंग देखा। तो आज के लेक्चर में हमने रेडिएशन जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो शुरू किया, जिसमें हमने ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, जो भी कोएफिशिएंट थे, या फिर ये जो फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, इन फिनोमिना को मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा अच्छे से। हमने बॉडी के अलग अलग टाइप भी पढ़े, एथरमनस, डायथरमनस बॉडी, ओके, परफेक्टली रिफ्लेक्टर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ हमने फेरी ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।